नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। आज हम बात करेंगे राजस्थान जियोग्राफी को लेकर, और जो हमारी क्लासें चल रही है सीक्वेंस वाइज हम हर एक प्रदेश को देखते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको हमने देखा, समझा, और जो उसकी विशेषताएं हैं हमने उनकी बात की। उसके बाद हमने अरावली पर्वतमाला जो है हमारी, उसको लेकर हमने चर्चा की, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को। आज की हमारी क्लास राजस्थान के मैदानी भाग को लेकर है। इस मैदानी भाग को किस प्रकार हम समझ सकते हैं, किस प्रकार आसान बना सकते हैं, और किस प्रकार राजस्थान के अंदर ये मैदानी भाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वो संसाधन हो उसके रूप में देख लो, चाहे कृषि के रूप में देख लो, चाहे जनसंख्या के रूप में देख लो, चाहे नदियों के रूप में देख लो। मैदानी भाग हर प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और राजस्थान के अंदर ये मैदानी भाग एक खाद्यान्न का कटोरा कहा जा सकता है। इस तरह की यह विशेषताएं रखता है। हम बात करते हैं इस मैदानी भाग की, तब हमको ये समझना पड़ता है कि ये जो मैदानी भाग है राजस्थान के जो 3 और मैदानी प्रदेश है उनसे किस प्रकार ये अलग है या किस प्रकार ये भिन्न है। हम हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबसे इजी बनाने के लिए थोड़ा भारत को लेकर इसको चर्चा करनी पड़ेगी, तो हम उसी की कोशिश करते हैं कि हम वहाँ से हम क्या उठा सकते हैं। जब हम दक्षिण भारत को जब हम देखते हैं तो इस तरह का मैप हमको देखने को मिलता है, और दक्षिण भारत के ऊपर यहाँ पे हमको हिमालय की स्थिति मिलती है। हमारे भारत में उस हिमालय से कुछ नदियाँ निकलती हैं, जो नदियाँ, एक नदी है गंगा नदी, एक नदी है यमुना नदी। ये दोनों नदियाँ बहती है। गंगा नदी तो उत्तर प्रदेश से होते हुए ये बिहार की तरफ चली जाती है, लेकिन यमुना नदी ज़्यादा हिस्सा ये दक्षिण की तरफ बहती है, और दक्षिण की तरफ आने के बाद फिर ये गंगा नदी में जाके मिलती है। ध्यान से इस चीज़ को समझना अच्छे से। ये नदी गंगा नदी में आगे जाके मिलती है, इसको कहते हैं यमुना नदी। और आपको पता है ये जो हिस्सा है, यही हिस्सा है राजस्थान का, जो ये रहा। तो राजस्थान का जो ढाल हमको देखने को मिलेगा, वो ढाल राजस्थान के जो उत्तरी भाग है, भारत का जो उत्तरी भाग है जिसको हम उत्तर भारत कहते हैं, हमको उसके ढाल के अनुसार राजस्थान को देखना पड़ेगा। तो भारत का जो उत्तर भारत का जो ढाल हमको देखने को मिलता है वो इस तरह देखने को मिलता है, और राजस्थान जो हमारा प्रदेश है वो यहाँ पे है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर से आने वाली, चाहे वो नदियाँ दक्षिण से आ रही हो, चाहे वो नदियाँ पश्चिम से आ रही हो, जब भी ये नदियाँ अरावली पार करके इस तरफ बहेगी तो उनका जो ढाल होगा वो उत्तर की तरफ या फिर पश्चिम की तरफ हो जाएगा। तो हम इसी के आधार पर राजस्थान का जो ढाल देखते हैं वो किस प्रकार का दिखेगा हमको। तो ये दिशा तो हो जाएगी नॉर्थ, और वो दिशा हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उत्तर पूर्व। अब ढाल की तो हमने बात कर ली, अब राजस्थान के मैप में इसको हम समझते हैं। उत्तर और पूर्व दिशा। तो चंबल नदी का उद्गम जो कहाँ से होता है, ध्यान से देखो, विंध्याचल की श्रेणी से इसका उद्गम होता है। ये नदी जनापाव की पहाड़ियों से जब निकलती है तो इसका जो ढाल होता है वो किस तरफ है, उत्तर की तरफ ढलान है। लेकिन ये जब राजस्थान में आगे बढ़ती है तब हमको उत्तर भारत का जो ढलान देखने को मिलता है वो किस तरफ देखने को मिल रहा है, बिहार की तरफ हमको देखने को मिल रहा है। ये नदियाँ आगे जाके बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। मतलब कि ये ढाल जो हमको दिखता है किस तरफ है, पूर्व की तरफ हमको ढाल दिखता है। यही कारण है कि राजस्थान में ये बहने वाली सारी नदियाँ यमुना में मिलने के बाद इनका जो ढलान होगा वो किस तरफ हो जाएगा, इनका ढलान पूरा पूर्व की तरफ हो जाएगा। लेकिन ये जब यमुना में मिलेगी ये नदी, उस वक्त इसका ढलान जो होगा वो किस तरफ होगा, उत्तर और पूर्व की तरफ इसका ढलान होगा। ठीक है, अच्छे से इस बात को समझ लेना, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के मैदानी भाग का ढलान किस तरफ है। 4 ऑप्शन देते हैं, 4 दिशाएं दी जाती है, दो दो दिशाओं को रखकर उनमें काफी आसानी से आप बता सकते हो कि दक्षिण, या तो ऑप्शन में सिर्फ दक्षिण आएगा या फिर दक्षिण और पश्चिम आएगा। कारण क्या है कि बनास नदी पश्चिम दिशा से निकलती है और ये उत्तर और पूर्व में बहते हुए आगे जाती है। चंबल नदी का अगर आए तो सिर्फ आएगा दक्षिण दिशा से निकलती है और आगे ये उत्तर और पूर्व में जाके यमुना में मिल जाती है। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि जो मैदानी भाग है उसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे 0 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हमको मिलती है,
उसके बाद 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मिलती है, उसके बाद 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मिलती है, उसके बाद 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हमको मिलती है। जो ये लाइन है यह 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल को अरावली से अलग करती है। अर्धशुष्क जो मरुस्थल है वो 25 सेंटीमीटर से लगा के, इसको अच्छे से समझते हैं हम। इस तरह का हमको एक मरुस्थल देखने को मिलता है। तो हम यहाँ तक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहते हैं कि राजस्थान में जो पूरा रेतीला भाग है, जहाँ पे हमको बारिश बिल्कुल कम मिलती है, वहाँ पे हमको रेत ही रेत मिलती है। वो रेत एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, वो निरंतर उड़ती रहती है। वो जो रेत हमको मिलती है, वो रेत का जो हिस्सा है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। उसके बाद हमको राजस्थान के अंदर कुछ जगह ऐसी मिलती है जहाँ पे हमको छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, जहाँ पे हमको जमे हुए टिल्ले भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसी जहाँ पे हमको जगह मिलेगी, वो जो है वो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक क्या स्थान हमको मिलता है। मतलब 25 सेंटीमीटर से लगाकर 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है ये राजस्थान के अरावली भाग को दो भागों में बांटता है। मतलब ये बीच की जो लाइन है ये अरावली को इधर रखती है, या अरावली को इधर रखती है। ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक का कार्य करती है। अब आगे समझना है, यहाँ से समवर्षा रेखा का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अरावली तक ही पूछा जाएगा, उसके बाद नहीं पूछा जाएगा। कारण ये है कि जो मैदानी भाग में जो बारिश हमको मिलती है वो बारिश 50 सेंटीमीटर से लगा के 80 सेंटीमीटर तक ही मिलती है। लेकिन अरावली के अंदर जो हमको बारिश मिलती है वो 50 सेंटीमीटर से लगा के 90 सेंटीमीटर तक मिलती है। मतलब यहाँ से ये समवर्षा रेखा का खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि मैदानी भाग में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी समवर्षा रेखा को लेकर, वो बढ़ोतरी नहीं हुई, वो कम हो गई। तो जब भी पूछा जाए कि 90 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कहाँ तक हमको मिलती है, तो हम अरावली ही बताते हैं। इसलिए यहाँ तक नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन हमेशा यही पूछा जाएगा कि अरावली, यहाँ तक जो अरावली की स्थिति है वहाँ पे हमको कौन सी समवर्षा रेखा मिलती है, या जिले पूछ लिए जाएंगे कि इस जिले में कौन सी समवर्षा रेखा स्थित हो सकती है। तो आपको आसानी से पता करना है। अब कैसे पता करेंगे वो हम पता करते हैं। विशेषता हमने देखी, जो मैदानी भाग है उसका जो समवर्षा रेखा जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, तो 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर वर्षा तो होती है किसमें, अरावली में। लेकिन 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक की वर्षा कहाँ पे होती है, वो होती है मैदानी भाग में। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा जिला है जहां से ये मैदानी भाग की शुरुआत हो रही है। तो देखो यहाँ पे जो स्थित है यह है कोटपुतली बहरोड। और यहीं पे है बेराट की पहाड़ियां, और इन्हीं बेराट की पहाड़ियों से उद्गम होता है बाणगंगा नदी का। ये नदी आगे चल के भरतपुर तक, ठीक है, 4 जिलों में, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, जयपुर और भरतपुर, इन हिस्सों में, थोड़ा अलवर, इन हिस्सों में इसका बेसिन फैला हुआ है। उसके बाद जयपुर, जयपुर के बाद हमको अजमेर मिलता है, अजमेर के बाद हमको ब्यावर मिलता है, ब्यावर के बाद हमको राजसमंद मिलता है, और राजसमंद के बाद हमको उदयपुर मिलता है। ये वो जिले हैं, इन जिलों से ही नदियां सिर्फ इस तरफ जा सकती है। इनके बाद ऐसा कोई जिला नहीं है जिसकी नदी पश्चिम की तरफ बहे। जैसे कि अजमेर से लूनी नदी निकलती है, तो अजमेर ही आखिरी जिला है जहां से एक नदी निकलती है जो पश्चिम की तरफ जा रही है। बाकी अजमेर के बाद इधर आने वाला जिला, कोई भी जिला अपनी नदी को इस तरफ नहीं लेके जाएगा, पश्चिम की तरफ नहीं लेके जाएगा। मतलब ये जो लाइन है ये डिवाइडेशन कर रही है इन जिलों का भी और नदियों का भी, और जल विभाजक रेखा का जो काम कर रही है वो यही लाइन कर रही है। इन जिलों को याद रखना। ये 6 जिले हैं, आपको काफी आसान कर देंगे राजस्थान को समझने का। जो आपने प्रयास किया है उसको कैसे करेंगे। कोटपुतली बहरोड जिला है जहाँ से बेराट की पहाड़ियाँ, जहाँ से हमको ये नदी बाणगंगा नदी का बेसिन पूरा मिलता है। लेकिन यहाँ से इधर कोई नदी नहीं बहेगी अब, ठीक है, ये आखिरी जिला है, यहीं से ये नदियाँ इधर बहना शुरू करेगी। मतलब कि ये जो जिले हैं यहाँ से नदियाँ अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाना
शुरू कर देगी। तो इन जिलों को याद रखना। राजसमंद है, राजसमंद के बाद इधर पाली है, तो आपने देखा होगा कि पाली के अंदर जवाई नदी, जहाँ पे जवाई बांध बना हुआ है, वो नदी निकलती है, तो वो नदी पाली से निकल के नूनी में मिलती है, ना कि वो राजसमंद से। मतलब राजसमंद एक ऐसा जिला है जिसकी सारी नदियाँ किधर जा रही है, वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जा रही है, मतलब कि वो बनास में जाके मिल जाती है। तो राजसमंद, उदयपुर, तो उदयपुर में आपने देखा होगा कितनी सारी नदियाँ अपना पानी या तो बनास में लेके जाएगी या फिर किसमें, माही में लेके जाएगी। तो इन जिलों को ध्यान रखना, इनसे आपको समझने में आसानी होगी कि उदयपुर से इधर वाले जो भी जिले हैं, चाहे वो झालोर हो, चाहे सिरोही हो, चाहे बालोतरा हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जोधपुर हो, जो भी जिले हैं, चाहे पाली हो, वो सारे जिले या तो पश्चिमी मरुस्थल में आएंगे या फिर अरावली क्षेत्र में आएंगे। लेकिन उन नदियों, उन जिलों का जो पानी है नदियों के द्वारा ले जाया जाता है, वो पानी कभी भी बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाया जाएगा। आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्षेत्रों को लेकर नहीं बन रहे हैं, जिलों को लेकर बनाए जा रहे हैं, इसलिए हमने इतनी चर्चा की। आगे जैसे ही हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सामने जो भ्रंश होता है, जो नदी होती है, तो एक भ्रंश है जो चंबल नदी के पास पास के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये मैदानी भाग को और हाड़ौती के पठार को अलग करता है। एक है अरावली और एक है हाड़ौती का पठार, विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, अब मान लो कि जो राजस्थान जब हमारा बना, तब अगर हम पहाड़ियों के आधार पर राज्य बनाते, तो हम हाड़ौती के पठार को मध्य प्रदेश के अंदर देते। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर ही विंध्याचल श्रेणी है, राजस्थान के अंदर थोड़ा सा हिस्सा आता है। तो हमने पहाड़ों के आधार पर तो राज्य नहीं बनाए, हमने तो जो पहले लोग रह रहे थे उन लोगों को देखा, उनकी भाषा को देखा, बोली को देखा, और जो लोग जहाँ पे रहना चाहते थे वो वही रहे। और लोगों से पूछा गया तो किस राज्य में जाओगे, तो राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सारी चीज़ें बताई गई, तो लोगों को रख दिया गया। अब हमने लोगों के आधार पर, उनकी भाषा के आधार पर, उनकी बोली के आधार पर, और उनके जो उनका मन था, क्योंकि स्वतंत्र हुए थे, आज़ाद हुए थे, तो जो लोग अपनी आज़ादी तो बताएंगे वो, तो लोगों ने बताया, संघर्ष किए, आंदोलन किए, तो उन लोगों को उधर रख दिया गया। काफ़ी सारे जिले इधर भी मिलाए गए, उधर भी मिलाए गए, ये तो हुआ है। तो हमने पहाड़ियों के आधार पर नहीं बनाया। तो राजस्थान के अंदर जो विंध्याचल श्रेणी है उसका कुछ हिस्सा आता है, लेकिन हमको ये तो देखना है ना कि विंध्याचल श्रेणी कहाँ तक फैली हुई है और कहाँ से ये श्रेणी अलग हो जाती है, तो इसको हमको समझना तो पड़ेगा। जो हमारी चंबल नदी है, यहाँ पे जो निकलती है ये चंबल नदी है, तो ये करौली, सवाई माधोपुर, फिर बूंदी, भीलवाड़ा का क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ का पेगू से लगाकर सतारा, बूंदी, ये जो क्षेत्र है, यहाँ तक हमको हाड़ौती का पठार देखने को मिलता है। हाड़ौती का पठार देखने को मिलता है, लेकिन हम कहते हैं कि हाड़ौती का जो पठार है वो तो 4 जिलों में ही फैला हुआ है। यहाँ पे है बारां, झालावाड़, कोटा और बूंदी। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो हाड़ौती का पठार है, यहाँ पे एक हाड़ा राजवंश था, उसने राज्य किया था। जो राजा थे हाड़ा कहलाते थे, तो उन्होंने राज्य किया था। तो उनकी जो बाउंड्री थी वो बूंदी तक सीमित थी, इसलिए उनको क्या कह देते हैं हम, हाड़ा राजवंश। तो हम क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार। लेकिन अगर हाड़ौती शब्द हटा दें, हम हाड़ौती शब्द अगर हटा दें, तो फिर हमको देखने को मिलेगा कि जो पठार है, ये पठार जो है हमको चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिलता है। जो बिजोलिया से लगाकर चित्तौड़ तक के बीच का जो क्षेत्र है, जो बिचौलिया के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे आंदोलन हुए थे, तो इस क्षेत्र को भी हम किसमें शामिल करते हैं, कहीं ना कहीं इसको हाड़ौती के पठार। लेकिन हमने हाड़ौती का तो 4 जिलों में ही बताया, तो विंध्याचल श्रेणी की जो कगार भूमि है हम उसमें शामिल करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, या तो दक्कन ट्रेप या फिर कगार भूमि, दोनों ही है। तो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, ठीक है, करौली और धौलपुर, ये एक भ्रंश घाटी बनाती है। इससे मैदानी भाग अलग होता है, और इधर जो वाले सारे क्षेत्र हैं वो किस में आएंगे, ये आएंगे
हाड़ौती के अंदर, या फिर हाड़ौती जो पठार है उसके अंदर शामिल होंगे, विंध्याचल श्रेणी के अंदर शामिल होगी। और इधर से करौली, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, ये क्षेत्र ये एक बाउंड्री बनाते हैं। इस बाउंड्री के इधर वाले सारे क्षेत्र मैदानी भाग में शामिल किए जाएंगे और इधर वाले सारे क्षेत्र हाड़ौती के पठार में शामिल किए जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये नदी है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से राजस्थान का जो पूरा ढलान आपको दिख रहा है वो ढलान इस तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हिस्से हमको मिलते हैं दौसा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ठीक, कोटपुतली, बहरोड, ये हिस्से हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक नदी और है, ये है बनास नदी। ये बनास नदी राजसमंद से निकलती है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, यहाँ से होते हुए टोंक होते हुए सवाई माधोपुर में जाके मिल जाती है। तो इसके पास ये जो सारा क्षेत्र हमको दिख रहा है, यहाँ से छोड़ दो इसको, ध्यान से समझना इस मैदानी भाग को, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से लगाकर ये जो हिस्सा हमको मिलता है, ये जो हिस्सा हमको मिलता है, जो हमने लाल लाल बाउंड्री बनाई है, ये सारा हिस्सा बनास बेसिन के अंदर शामिल किया जाएगा। अब आसानी से आप बता दोगे कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बेसिन वाली अगर नदी कोई है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, तो अभी आपके सामने सारा चीजें क्लियर है कि कौन सी नदी ऐसी हो सकती है। अब आप देखो, ये है माही नदी, तो ये सारा बेसिन जो शामिल होगा ये किस में शामिल होगा? अब ये माही नदी में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से निकलने वाली जो सारी नदियां हैं, यहाँ से निकलने सारी नदी अपना पानी किसमें बना, माही नदी में। तो आप देखो सबसे बड़ा बेसिन आपको किसका दिख रहा है? यहाँ पे बनास नदी का दिख रहा है। और दूसरी चीज ये मिल जाती है किसमें? चंबल में। मतलब राजस्थान से ही उद्गम हुआ, राजस्थान में ही चंबल में मिल गई। तो इसका मतलब है कि राजस्थान की ये सबसे बड़ी भी नदी भी है जो पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है। और सबसे ज्यादा बेसिन इस नदी का, तो ऐसी कौन सी राजस्थान की ही नदी जो राजस्थान में मिल जाती सबसे ज्यादा बेसिन बनाती है, तो कौन सी नदी? बनास नदी है। ठीक है, ये पूर्णतः राजस्थान की ही। बाकी जो बेसिन बनेगा, आप चंबल का देखो, यहाँ तक चंबल का बेसिन बनेगा, और चंबल की छोटी मोटी नदी नहीं है। और दूसरी बात, बनास नदी भी चंबल नदी में ही जाके मिल रही है। तो आप देखो कि इसका जो बेसिन का क्षेत्र होगा वो सबसे बड़ा होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो राजस्थान की ही पूछा जाए अगर, तो वो कौन आएगी? बनास नदी होगी। उसके बाद जो विशेषताएं हम उनको लेकर बात करते हैं। भौतिक विभाजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हमने देखा कि जो ये मैदानी भाग है, सबसे ज्यादा नदियां मिलती है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पे हमको यहीं पे मिलेगी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलेगी, तो मतलब सबसे ज्यादा घनत्व वाली जनसंख्या जो सघन क्षेत्र है हमको यहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा सघन क्षेत्र हमको यही मिलेगा। तो राजस्थान का जो भी जिला होगा जो सबसे ज्यादा घनत्व रखता होगा, वो जिला भी यही मिलेगा। क्या वो जिला जयपुर है? आप पता करना। उसके बाद नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। देखो, अगर उसमें जाएंगे तो आधा घंटा लगेगा हमको ये समझने में कि 33 सागर से निर्माण हुआ है। सिंपल सी बात है, ये जो नदियां हैं, सारी नदियां, यहाँ पे निकलने वाली गंगा नदी और यमुना नदी, इनके द्वारा लाई गई मिट्टी यहाँ पे बिछाई गई। अरावली के द्वारा लाई गई मिट्टी यहाँ पे बिछाई गई, और विंध्याचल श्रेणी से के द्वारा लाई गई सारी मिट्टियां नदियों के द्वारा यहाँ पे बिछाई गई। जब ये भाग समतल बन गया, तब ये नदियां अपना रास्ता खुद बना लिया, और यहाँ पे जब मिट्टी ज्यादा हो गई तो इन नदियों ने अपना रास्ता मोड़ लिया और किस तरफ? बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने लगी। जब ये नदियां अपना रास्ता मोड़ के बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने लगी, तो राजस्थान की सारी नदियां भी इनमें मिलके कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने लगी। आपको मैप बनाना है भारत का। भारत के मैप के अंदर यमुना नदी और गंगा नदी, कोई सहायक नदियां नहीं बनानी है, सिर्फ यमुना नदी, गंगा नदी, और 4 नदियां ये बनानी है। चारों नदियों को ले जाके मिलाना है बंगाल की खाड़ी के अंदर। उसके बाद आपको अरावली श्रेणी बनानी है, विंध्याचल श्रेणी बनानी है, तो मतलब आपको एमपी भी उसमें दर्शाना पड़ेगा। जब आप इनको बना दोगे, तब आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा कि राजस्थान के अंदर पहले नदियां यहाँ पे बहा करती थी, लेकिन यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो गई, गाद, वनस्पति जो भी, और ये जगह समतल हो गई और ऊपर उठ गई।
तो ऊपर उठने के कारण नदियों ने अपना रास्ता मोड़ा और ये नदियां सारी बंगाल की खाड़ी में जाके बहने लगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब हम चारों क्षेत्रों को अगर देखें तो ये है हमारा मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश की अगर हम बात करें तो 61.11% हिस्सा ये रखता है और लगभग 40% जनसंख्या रखता है। 61.11% याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया हाड़ौती के पठार को लेकर तो उसमें पूछा गया था 6.89%। ऑप्शन में ये था, मतलब क्लियर ही उन्होंने 89% पूछा था। तो मतलब अगर जैसलमेर मरुस्थल को लेकर पूछा जाएगा तो 61.11% पूछा जाएगा, क्योंकि इन्होंने पॉइंट को यहाँ पे नहीं छोड़ा तो पॉइंट यहाँ पे भी नहीं छोड़ेंगे। तो 61.11% क्षेत्रफल रखता है, 40% जनसंख्या रखता है। ये है हाड़ौती का पठार। ये जो क्षेत्र है ये काफी अच्छी जनसंख्या यहाँ पे हमको मिलती है, लेकिन इसका क्षेत्रफल हमको काफी कम मिलता है। और कितना मिलता है? सिर्फ हमको 6.89% ही मिलता है। इसलिए यहाँ पे हमको जनसंख्या भी काफी कम मिलती है और हमको सिर्फ 11% जनसंख्या किसमें मिलती है? हाड़ौती के पठार में। अरावली है तो अरावली की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियां भी मिलती है हमको। तो यहाँ पे खेती जो की जाएगी वो ढलान नुमा खेती की जाएगी। अगर सिंपल भाषा में हम समझेंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि लोग व्यापार करने के लिए खेती नहीं करते होंगे, ना ही वो लोग ज्यादा मात्रा में खेती कर पाते होंगे। वो मक्की, बाजरा, ज्वार ये चीजें उगा पाते होंगे। ठीक है, या गेहूं छोटे छोटे क्षेत्रों में, और वो भी मौसम के हिसाब से। तो ये कह सकते हैं कि वो लोग अपने जीवन यापन के लिए या जिंदा रहने के लिए वो खेती करते होंगे। तो सिंपल सी बात है कि वो लोग ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे रह भी नहीं सकते हैं, वहाँ पे जानवरों का खतरा भी होगा। तो हो सकता है कि जो जनसंख्या है काफ़ी कम है, तो जनसंख्या काफ़ी कम है तो वो लोग काफ़ी दूर दूर भी रहते होंगे, तो दूर दूर उनके घर भी होंगे। तो हो सकता है कि ये गांव के अंदर 10-15 घर हो, फिर नया गांव स्टार्ट हो जाता हो थोड़ी देर बाद। तो इस तरह की स्थितियां हमको अरावली में देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं मैदानी भाग को लेकर तो हमको 23% क्षेत्रफल में 39% जनसंख्या मिलती है। 23% भाग में 39% जनसंख्या हमको मिलती है। अब आप बताओ, 11% और 40%, 41%, 41% के बाद 39% कितना हो गया? 11% और 40%, 51%, 51%, और ये फिर कितना हो गया? 9 और जोड़ेंगे तो 60, और 60 और 30 कितना हो जाएंगे? 90%। तो अरावली के अंदर हमको 10% जनसंख्या देखने को मिलती है। क्षेत्रफल कितना है तो इनको जब माइनस करोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि 9% क्षेत्रफल अरावली रखती है। काफ़ी आसान है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, और आपको जिस तरह याद हो सके मैंने उसी तरह ये आंकड़े निकाले हैं। अगला पॉइंट है हमारा चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन और बाणगंगा बेसिन। ये चारों बेसिन बनकर मैदानी भाग का निर्माण करते हैं। चंबल बेसिन की अगर हम बात करेंगे तो जिलों को देखते हैं तो डीग, भरतपुर, पूर्वी जयपुर, दौसा, टोंक, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये क्षेत्र चंबल बेसिन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो भी क्षेत्र जो दूर दूर हमने बताया है वहां से थोड़ा हिस्सा भी पानी का, अगर चंबल नदी में जाकर देखो, जैसे गुंजाल नदी यहाँ पे मिल रही है, तो इस नदी के माध्यम से आप कोई नदी होगी तो हम ये कह देते हैं कि ये बेसिन यहाँ पे बनता है। तो ये कुछ जिले ऐसे होते हैं जिनका पानी माही में भी जाएगा, जिनका पानी बनास में भी जाएगा और जिनका पानी चंबल में भी जाएगा। ठीक है, तो कुछ जिले ऐसे होते हैं जिनको हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस याद ये करना है यहाँ पे ये जो जिले हैं इनको देखना है कि चंबल नदी किन किन जिलों से होकर गुजरती है। काफ़ी आसान है आपके सामने, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, फिर यहाँ पे ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। काफ़ी आसान है चीज़ें याद करने के लिए। उसके बाद है दो चीज़ें आती है हमारे सामने, इनको समझना
एक है भांगर और एक है खादर। ऑप्शन में दोनों दिए जाते हैं, पूछ भी लिया जाता है और पूछा भी जाता है। देखो, जो भांगर है और जो खादर है, भांगर वो होता है, वो मिट्टी, दोनों ही मिट्टियां जलोढ़ होती है सबसे पहले तो, जलोढ़। और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, कितनी बार हमने डेफिनेशन देखी कि राजस्थान की जितनी भी मिट्टियां है, सारी मिट्टियों को मिलाकर एक ही मिट्टी का निर्माण होगा, और वो मिट्टी कौन सी होगी, जलोढ़ मिट्टी। सबसे उपजाऊ मिट्टी वही होगी। लेकिन सबसे उपजाऊ तो है, लेकिन हम बार बार इसको देखते हैं कि ये मिट्टी उपजाऊ होने के बाद भी उत्पादन उतना नहीं कर पाती है। जैसे कि मरुस्थल के अंदर जो मिट्टियां हैं वो भी तो नदियों के द्वारा ही बिछाई गई है। मरुस्थल के अंदर जो मिट्टियां हैं वो भी तो नदियों के द्वारा ही बिछाई गई है, वो भी तो जलोढ़ मिट्टी ही है। गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पे बीकानेर, फलोदी, ये इसका आसपास का क्षेत्र जहाँ पे हमको अन्न का भंडार कहते हैं गंगानगर को हम, वहाँ पे भी तो हमको जलोढ़ मिट्टी ही मिलती है। तो ये जो मिट्टियाँ मिल रही है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी मिट्टी जलोढ़ होने के बाद भी उत्पादन नहीं दे पाती है। कारण क्या है, वो मिट्टी भांगर होती है। भांगर वो मिट्टियाँ होती है जहाँ पे नदियों का पानी बार बार नहीं पहुँच पाता है, मतलब वहाँ पे नई मिट्टी नहीं बीज पाती है, वहाँ पे हमेशा पुरानी मिट्टी रह जाती है। और पुरानी मिट्टी निरंतर कम पानी के कारण खारी होती जाती है, नमकीन होती जाती है, या उसकी उत्पादन जो क्षमता है वो कम होती जाती है। उसके लिए हम केमिकल उसमें छिड़कते हैं, और केमिकल छिड़कने के कारण ज़मीनें बंजर होती हुई जाती है। तो भांगर जो मिट्टी है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन है कि बनास है, तो बनास का पानी हमेशा यहाँ तक तो पहुंच पा रहा है, पानी आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ तक तो, लेकिन हमेशा वो यहाँ पे इतना दूर दूर नहीं पहुंच पाएगा। नहीं पहुंच पाएगा तो ये दूर का जो क्षेत्र है ये क्या होगा, ये सूखा रह जाएगा। सूखा रह जाएगा तो उस मिट्टी को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम बांगर। खादर उल्टा कर दो, हमेशा उत्पादन देने वाली मिट्टी, हमेशा नवीन मिट्टी मिलेगी, हमेशा नदी के द्वारा यहाँ पे मिट्टियाँ लाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान की जो खाद्यान्न राजधानी है। हम देखो, हमने बात की गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गए, काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे हम उत्पादन कर सकते हैं इनका। और गेहूं, पूरे देश को गेहूं की ज़रूरत है। चावल पूरे देश को ज़रूरत है। जौ पूरे देश को ज़रूरत है। सरसों पूरे देश को ज़रूरत है, क्योंकि ये खाद्यान्न फसलों में आते हैं। तो ये जो होती है, चावल तो हाड़ौती के पठार में ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे भी कई भागों में होते हैं। तो देखना, पूरे देश को ज़रूरत है इनकी। और ये राजस्थान में किस हिस्से में हो रहा है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे हो पाते हैं क्या इधर, अरावली से इस दिशा में तो हो ही नहीं पाते ना, अरावली पहाड़ियों वाला इधर पानी नहीं है। हाड़ौती का पठार है, होते हैं, लेकिन क्षेत्रफल काफ़ी कम है। तो एकमात्र यही तो क्षेत्रफल बचा है। तो राजधानी हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं इसको, कि मैदानी भाग राजस्थान में एक ऐसी राजधानी है जिसको हम खाद्यान्न राजधानी कह सकते हैं, तो कह सकते हैं बिल्कुल ही। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है जो हमने देख लिया। 200 से 500 मीटर की ऊंचाई ये रखता है, 200 से 500 मीटर। तो 200-250 मीटर ही इसकी एवरेज ऊंचाई है। लेकिन 500 मीटर इसलिए रखता है क्योंकि अरावली की काफ़ी सारी चोटियाँ यहाँ पे भी फैली हुई है, तो उनकी ऊंचाई हमको 500 मीटर तक ही देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए हम 500 मीटर तक, बाकी इसकी 250 मीटर की ऊंचाई हमको देखने को मिलती है। यही कारण है कि ये इधर चली गई है। अगर ये 500 मीटर ऊंचा क्षेत्र होता तो ये सारी नदियाँ वापस रिवर्स हो जाती। ठीक है, तो इस तरह तो 200-250 मीटर की एवरेज ऊंचाई देखने को मिलती है, लेकिन जहाँ पे हमको पहाड़ियाँ मिलती है, पठार मिलते हैं, वो ऊंचाई 500 मीटर तक चली जाती है। उसके बाद आगे बात करते हैं। 50 से 80 मीटर जुलाई और सितंबर तक बारिश होती है। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।